Hey guys, how are you all? Good. So today I have brought the second lecture of electrochemistry. Second lecture. और आज के लेक्चर में हम क्या क्या बात करने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, हम बात करेंगे गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बीच में डिफरेंस। वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड दैट इज इट्स टाइप्स, oxidation and reduction potential. We will also discuss the factors which affects the electrode potential, and after that we will discuss about the types of electrode potential. Later on we will discuss cell notation, and then after we will discuss cell potential or EMF. This much content हो सकता है ये पूरा आज कंप्लीट ना हो पाए, बट इतना मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो और बताइए, और कैसे हैं आप लोग? ठीक है सभी लोग? पढ़ाई लिखाई चल रही है? कोई परेशानी नहीं आ रही है? सर कैसी परेशानी? पढ़ेंगे तब तो परेशानी आएगी। अरे भाई पढ़ते रहा करो यार, क्यों नहीं पढ़ रहे हो? हैं पढ़ते रहा करो, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 2 हमारा, और आज हम बात करेंगे इतने सारे टॉपिक्स के बारे में। सो माई सेल्फ राकेश यादव एंड यू आर हियर टू गेट सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो स्टार्ट करें। ओके, सो पहली चीज, लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था, कुछ ऐसा बताया था क्या, याद कर लेते हैं, छोटा सा है, जल्दी से याद करते हैं। ये ZnSO4 का सॉल्यूशन लिया था मैंने, इसमें एक लगाया था जिंक रॉड, फिर एक लिया था CuSO4 का सॉल्यूशन, याद है सभी को? CuSO4 का सॉल्यूशन, और यहां पर एक लिया था रॉड कॉपर का। यहां पर हमने कहा था कि जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और बना रहा है Zn2+। हमने कहा था कॉपर जो है वो रिड्यूस हो रहा है, बना रहा है Cu, यहां से रिड्यूस होकर के Cu बना रहा है, Cu2+ से Cu, और ये Zn से Zn2+। इसने यहाँ इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए और ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लेकर पहुंच गया, ठीक है। तो एक नेगेटिवली चार्ज हो गया, एक पॉजिटिवली चार्ज हो गया। बात समझ रहे हो? मतलब यहां से निकलने की टेंडेंसी कम थी और यहां जाने की टेंडेंसी ज्यादा है, यहां से आने की टेंडेंसी ज्यादा है और यहां जाने की टेंडेंसी कम है, ठीक है। और उसके बाद हमने कहा था कि जब इसके ऊपर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो हम इसको एक वायर से कनेक्ट करा देंगे, यहाँ एक बल्ब लगा देंगे और बल्ब को जला देंगे। क्या बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। कंटिन्यूसली जलेगा नहीं, हमको लगाना पड़ेगा एक सॉल्ट ब्रिज। हम सॉल्ट ब्रिज लगाएंगे, इसमें एक सॉल्ट लेंगे जो कि जनरली हमारा कैसा सॉल्ट रहेगा? इनर्ट, ठीक है। ओके, तो ये जो सॉल्ट ले लिया हमने KCl, पोटेशियम क्लोराइड, इसकी मोबिलिटी जो होनी चाहिए ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। KCl, K कहां जाएगा? इधर, और Cl कहां आएगा? इधर। इसको बैलेंस करेंगे और हमारा ये बल्ब लगातार जलता रहेगा। यही पढ़ाया था मैंने पिछले लेक्चर में, क्या आप सभी लोगों को याद है? डू यू रिमेंबर दैट? यस सर, हमको सब याद है, हम तो सब कुछ याद रखते हैं। बहुत अच्छे बेटा, सब कुछ याद रखा करो। चलो अब इसको रफ करते हैं फटाफट, क्योंकि ये तो पिछले लेक्चर का था, अभी नया लेक्चर में स्टार्ट कर दिया। तो नए लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज की। सबसे पहले बात करेंगे सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन क्या क्या हैं, किन किन फंक्शन पे सॉल्ट ब्रिज काम करता है। तो देखो, पहला पॉइंट, फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या क्या काम करता है? It completes the circuit. It completes the circuit. ये सर्किट को कंप्लीट करता है सॉल्ट ब्रिज। दूसरा, it maintains electroneutrality. It maintains electroneutrality. ये इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल आपको याद है ना, पढ़ाया था मैंने लास्ट लेक्चर में। इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल याद होना चाहिए यार, इतना याद रखा करो। मेंटेन करता है इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल। कौन? सॉल्ट ब्रिज। तीसरा काम क्या है? इट ऑल्सो प्रिवेंट्स फ्रॉम LLJP, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। तो ये है काम भैया सॉल्ट ब्रिज के। देखो ये सर्किट को कंप्लीट करता है,
अगर सॉल्ट ब्रिज नहीं होता तो सर्किट कंप्लीट नहीं होता। इट मेंटेन्स इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल, है ना, मैंने बताया था चार्ज डेवलप होता है, चार्ज बिल्डअप हो जाता है, जब चार्ज आ जाता है तो फिर उसको न्यूट्रल करना पड़ता है। न्यूट्रल करने के लिए क्या करते हैं हम, न्यूट्रल करने के लिए क्या करते हैं हम, एक सॉल्ट का यूज करते हैं, ठीक है, जैसे KCl मैंने बताया था तुम लोगों को, कोई भी सॉल्ट नहीं यूज कर सकते आप, ठीक है, मोबिलिटी होनी चाहिए भैया। और तीसरा इट प्रिवेंट्स फ्रॉम LLJP, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। अभी क्या होता है लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, अभी बात करें हम इसके बारे में, ठीक है। तो अभी उसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, चलो लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल ही बता देते हैं कि क्या होता है। जैसे मैंने कहा कि मैंने एक कंटेनर ले लिया यहाँ, और इस कंटेनर में यहां पर मैंने रख दिया क्या, ZnSO4, यहां रख दिया क्या, CuSO4। बात सुनना और समझना, अच्छे बच्चों की तरह सुनते रहना, समझते रहना। यहां पर एक रॉड ले लिया Cu, यहां पर एक रॉड ले लिया Zn, ये ऑक्सीडाइज हुआ Zn2+ बनाया, ये रेड्यूस हुआ Cu बनाया, ठीक है। और यहां पर हमने एक सरफेस, एक लेयर ले ली, ये है पोरस सरफेस। पोरस सरफेस, पोरस सरफेस क्यों लिया हमने, ताकि ये इलेक्ट्रोलाइट एक दूसरे से मिल ना सके। तो यार तुम एक बात सोचो, क्या सोचे सर, दो हाथ है तुम्हारे पास, कितने हाथ हैं, दो, सबके पास दो हाथ है, क्या इन दोनों हाथ का पोटेंशियल सेम है, डेफिनेटली नहीं है, दोनों का अलग अलग पोटेंशियल है। तो दुनिया में हर एक चीज का अलग पोटेंशियल होता है, वो सेम दिख रही है, इट डजंट मींस दैट कि उसका पोटेंशियल सेम होगा। अगर कोई चीज सेम दिख रही है तो इसका ये मतलब नहीं होता कि उसका पोटेंशियल सेम होगा, उसका पोटेंशियल डिफरेंट हो सकता है। बात समझ रहे हो ना, पोटेंशियल अलग अलग हो सकता है। तो ये अगर इसका कंसंट्रेशन सेम है, अगर कंसंट्रेशन सेम है दोनों का, ZnSO4 का CuSO4 का, दोनों का कंसंट्रेशन सेम है, फिर भी इसका पोटेंशियल कुछ और है, इसका पोटेंशियल कुछ और है। अगर ऐसा होगा कि किसी एक का कंसंट्रेशन ज्यादा, किसी दूसरे का कंसंट्रेशन कम, तो जनरली ये टेंडेंसी होती है कि जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा है और जिसका कंसंट्रेशन कम है, तो ज्यादा कंसंट्रेशन वाले में से कम कंसंट्रेशन की तरफ डिफ्यूज होने लगेगा वो पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट। मान लो ये इलेक्ट्रोलाइट अगर ज्यादा कंसंट्रेशन में है, कौन सा, ZnSO4, अगर ये ज्यादा है, ये अगर कम है, तो ज्यादा वाला कम की तरफ डिफ्यूज होने लगेगा, ये टेंडेंसी होती है, समझे। लेकिन अगर हमने कहा कि दोनों की कंसंट्रेशन बराबर है, फिर भी क्या दोनों का पोटेंशियल सेम है, नहीं, दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो सकता, किसी का थोड़ा ज्यादा हो सकता है, किसी का थोड़ा कम हो सकता है। तो भाई ये मान लो कि इसका कम है, इसका ज्यादा है, तो जब जिस जंक्शन पे ये एक दूसरे से मिलेंगे, जिस पॉइंट पे ये एक दूसरे से मिलेंगे, उस पॉइंट पर इस लिक्विड और इस लिक्विड के पोटेंशियल के डिफरेंस को हम बोलेंगे लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। क्या बोलेंगे, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। जिस पॉइंट पर ये जाकर के एक दूसरे से मिलने वाले हैं, जिस पॉइंट पर ये एक दूसरे से जाकर के मिलने वाले हैं, उस पॉइंट पर जो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसको बोला जाता है LLJP, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। क्लियर है सबको क्या होता है लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, क्लियर हो गई बात। देखो मैंने बताया फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, ये सर्किट कंप्लीट करता है, सर्किट कंप्लीट होना चाहिए ना यार, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जाके वापस आने चाहिए। दूसरी चीज है इट मेंटेन इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल, मेंटेन करता है, चार्ज को बिल्डअप नहीं होने देता। तीसरा इट ऑल्सो प्रिवेंट्स फ्रॉम LLJP से प्रिवेंट करता है। देखो हमने क्या किया है कि एक ही कंटेनर ले लिया है ना, एक ही कंटेनर में हमने क्या करवा दिया है, एक ही कंटेनर में हमने करंट फ्लो करा करके और कोशिश की है कि हमारा बल्ब जल जाए। तो क्या ऐसा हो पाएगा, बिल्कुल हो पाएगा। बस हमको एक ऐसा सरफेस चाहिए जो पोरस हो, जो इन दोनों इलेक्ट्रोलाइट को आपस में मिलने ना दे, केवल इनके आयंस जो है वो मूव कर सके, इनके आयंस मूव कर सके, लेकिन ये इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो आपस में डिफ्यूज ना हो पाए, ठीक है। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, कई बार ये क्वेश्चन आता है कि क्या हम एक ही कंटेनर में, इन वन कंटेनर, एक कंटेनर में कैन वी कैरी आउट, कैन वी कंस्ट्रक्ट सेल, कैन वी कंस्ट्रक्ट सेल इन वन कंटेनर, क्या एक ही कंटेनर में सेल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं? तो आंसर है कि यस, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा आपको एक पोरस बैरियर लगाना पड़ेगा जो कि इलेक्ट्रोलाइट को मिलने ना दे, वरना बेटा एक ऐसा टाइम आ जाएगा जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम आ जाता है मतलब ये इसमें मिलने लगेंगे, ये इसमें मिलने लगेंगे,
तो जिसकी टेंडेंसी ज्यादा मिलने की होगी वो ज्यादा मिलने लगेगा, जिसकी टेंडेंसी कम मिलने की होगी वो कम मिलने लगेगा। तो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो तब भी मेंटेन ही रहेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा मेंटेन होना चाहिए, उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम बोलते हैं लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ये बात क्लियर है? फटाफट ले लो स्क्रीन शॉट, ले लिया? अभी आगे बढ़े। ओके, सो हमारा अगला पॉइंट है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इज डिफरेंस बिटवीन गैल्वेनिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल में क्या डिफरेंस होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोलाइटिक एंड गैल्वेनिक सेल? ठीक है, तो सबको दिखाई दे रहा हूं मैं, बोर्ड दिखाई दे रहा है सबको? मजा आ रहा है? अच्छा लग रहा है? मजे लेते रहो और पढ़ाई करते रहो, जितना ज्यादा पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। अरे सेल्फ मोटिवेट हो, अब तो तुमको टीचर दिख नहीं रहे ना मोटिवेट करने वाले, स्कूल में क्लास में जा ही नहीं पा रहे स्कूल, तो कैसे मोटिवेट हो? तो खुद से मोटिवेट करते रहो खुद को यार, यही करना पड़ेगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगी, समझ रहे हो? तो अब हम गैल्वेनिक सेल, इसके बारे में जानते हैं तुम लोग, बता भी रखा है मैंने। क्या करता है ये? इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। क्या हो गया? इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दूसरा पॉइंट क्या होगा? दूसरा पॉइंट होगा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो बेटा जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं उसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू जो होती है वो नेगेटिव होती है। इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, डेल्टा जी नेगेटिव होता है। तीसरा पॉइंट मैंने बता दिया था आपको, ऑक्सीडेशन अकर्स एट एनोड एंड रिडक्शन एट कैथोड। ऑक्सीडेशन कहां पर होगा? एनोड पर, और रिडक्शन कहां पर होगा? कैथोड पर। बात क्लियर सबको? ऑक्सीडेशन कहां होगा? एनोड पर। रिडक्शन कहां होगा? कैथोड पर। इलेक्ट्रॉन्स मूव्स फ्रॉम एनोड टू कैथोड। इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम कैथोड टू एनोड। अपोजिट होता ना हमेशा, तो कैथोड से कहां तक रहेगा? एनोड, कैथोड टू एनोड। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा गैल्वेनिक सेल। अब हम बात करें किसकी? अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की, कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या करता है, उसका क्या है फंक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसका फंक्शन। तो बेटा पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट में इसमें क्या था? केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो इसमें होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कौन? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। दूसरा पॉइंट ये था स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, तो ये डेफिनेटली सीधी सी बात है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब समझ रहे हो? 11th क्लास में पढ़ा होगा तुम लोगों ने कि स्पॉन्टेनियस किसको बोलते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस किसको बोलते हैं। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब ये है कि यहां पर इस प्रोसेस में एक्सटर्नल एजेंट काम करता है। इस तरह के इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एक्सटर्नल एजेंट को काम करना पड़ता है, जैसे मैं हूं, जैसे तुम हो, जैसे हम सभी है ना, हम लोगों को काम करना पड़ता है। मतलब किसी बाहरी एजेंट को काम करना पड़ेगा, और ये स्पॉन्टेनियस है, खुद पे खुद होता है, खुद पे खुद। जैसे मान लो कि एक कंटेनर ले लिया मैंने, उस कंटेनर में एक जिंक की रॉड है और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। तो जिंक की रॉड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होने क्या वाला है? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर जो होगा वो जिंक पे जाके डिपोजिट होगा। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर जो होगा वो जाकर के जिंक पे डिपोजिट होगा, और जिंक से जिंक जो होगा वो ऑक्सीडाइज होगा और Zn2+ बना लेगा, तो वो आकर के जिंक सल्फेट सॉल्यूशन बनाने लगेगा।
है ना, तो वो रिएक्शन जो होगी वो अपने आप हो रही है ना, सो दैट इज स्पॉन्टेनियस। क्या आपने कोई बाहरी वर्क किया? नहीं। क्या एक्सटर्नल वर्क हुआ? नहीं, वो तो अपने आप हो रही थी। लेकिन जब आपको बाहरी वर्क कराना पड़ जाए, जब आपको किसी रिएक्शन को कराने के लिए आपको वर्क कराना पड़ जाए, मतलब आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़े या फिर आपको किसी एक्सटर्नल एजेंट की मदद से फोर्स देना पड़े, तो then that process is called non-spontaneous process and the work delta G for that process is generally positive. डेल्टा जी जो होता है उस तरह के प्रोसेस के लिए क्या होता है? पॉजिटिव रहता है। यहाँ नेगेटिव रहता है, पॉजिटिव रहता है। अब देखो तीसरा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन अकर्स एट एनोड। यहां क्या था? एनओडी। यहां भी क्या रहेगा? एनओडी। बेटा एनोड पे ही ऑक्सीडेशन होता है, पिछले वीडियो में बताया था, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। एंड रिडक्शन एट कैथोड। और रिडक्शन कहां होने वाली है? कैथोड पर। रिडक्शन कैथोड पर होगा और एनोड पर होने वाला है ऑक्सीडेशन। फोर्थ पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम एनोड टू कैथोड। यहां होगा कैथोड टू एनोड। कहां से कहां? कैथोड टू एनोड। बात क्लियर है? पांचवा पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम कैथोड टू एनोड। यहां पर क्या होने वाला है? एनोड टू कैथोड। उल्टा हो जाएगा। तो ये है दोनों के बीच में डिफरेंस। ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स, एक और पॉइंट लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन्स सप्लाइज फ्रॉम, इलेक्ट्रॉन्स कहां से आते हैं? सप्लाइज बाय द स्पीसी दैट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। जो स्पीसी ऑक्सीडाइज हुई ना, वो सप्लाई करती है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है। और यहां पर क्या होता है कि बैटरी या फिर सेल और बैटरी सप्लाइज, सेल और बैटरी सप्लाइज इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर कौन इलेक्ट्रॉन की सप्लाई करता है? सेल और बैटरी। बात क्लियर है सबको? डिफरेंस बिटवीन गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये पूरा लिख दिया मैंने। कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी, डेल्टा जी नेगेटिव एंड ऑक्सीडेशन अकर्स एनोड एंड रिडक्शन एट कैथोड, इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम एनोड टू कैथोड, डायरेक्शन बता दिया, कौन सप्लाई करता है इलेक्ट्रॉन्स की ये भी बता दिया, एंड इसके केस में भी सब कुछ बता दिया। क्लियर है सबको? तो दो पॉइंट मैंने बता दिए बेटा इस वीडियो में, फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज एंड गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या डिफरेंस है। अगला पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल। सबको क्लियर है? फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट कर लीजिए सारे लोग। कर लिया? रफ करें? ओके, रफ कर दो। चलो ठीक है, रफ कर रहे हैं। अब नोट्स में लिख सकते हो आप, स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स में लिख सकते हो, आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है। याद रहे, फायदेमंद ही रहेगा, नुकसान वाली चीज नहीं पढ़ाएंगे यार। ऐसा कुछ नहीं बताएंगे जिससे आपका नुकसान हो जाए, सब कुछ वैसा ही बताएंगे जिससे आपका फायदा हो। और बेटा दुनिया लालची है, सभी लोग अपना फायदा खोज रहे हैं, आप भी खोजोगे, हम भी खोजेंगे, सभी लोग खोजेंगे, है कि नहीं? तो कोशिश पूरी रहेगी कि फायदे वाली चीजें ही बताई जाए। थर्ड पे आते हैं, इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल। तीसरा पॉइंट है अपना, इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल। किसको कहते हैं इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल? क्या होता है इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल? द पोटेंशियल बिटवीन मेटल रॉड एंड द पोटेंशियल एट द इंटरफेस ऑफ, थोड़ा सा अच्छा लिखते हैं, एट द इंटरफेस ऑफ मेटल रॉड एंड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन और मेटल रॉड के इंटरफेस पे जो पोटेंशियल होता है उसी को इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल कहते हैं। समझाते हैं, पहले भी समझा चुका हूं। ये एक रॉड है और मान लो मैंने कहा जिंक की रॉड है। किसकी रॉड? जिंक की। और ये सॉल्यूशन ZnSO4 है, जिंक सल्फेट। ज्यादा तेज तो नहीं बोल रहा मैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? ये जिंक की रॉड और ये जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। तो बेटा मैं ये कह रहा हूं कि ये जो जिंक की रॉड है और ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन और जिंक की रॉड के बीच का ये जो इंटरफेस है ना, यहाँ पे जो पोटेंशियल देखो, इसका जनरली कुछ और पोटेंशियल होगा, इस रॉड का कुछ और पोटेंशियल होगा, सॉल्यूशन का कुछ और पोटेंशियल होगा, है ना, दोनों का। अब जिस पॉइंट पर ये दोनों एक दूसरे से टच में हैं, उस पॉइंट पर इसके और इसके बीच का जो पोटेंशियल गैप होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल।
सबको क्लियर है? समझ आ रहा है इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल किसको कहते हैं? क्या बात क्लियर सबको? इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल किसको कहते हैं? अब देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल जो होता है वो दो तरह का होता है। एक को तो हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और दूसरे को हम बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। वन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अनदर वन इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा, टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड, जिसके पास ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी हो उसको बोलते हैं उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और जिसके पास टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड, जो रिड्यूस होना चाहता हो, जो क्या होना चाहता हो? रिड्यूस, जो रिड्यूस होना चाहता हो, जिसके पास रिड्यूस होने की टेंडेंसी हो उसको हम बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है? टेंडेंसी होती है किसी बॉडी कहीं जाने की, कुछ करने की टेंडेंसी, है ना? तो टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल, टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो कौन ऑक्सीडाइज होना चाहता है? जैसे देखो Zn है, Zn ऑक्सीडाइज होना चाहता है। कैसे? Zn2+ 2 इलेक्ट्रॉन बना के इसने क्या किया? अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो इसके पास आया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि ये अपने आप को ऑक्सीडाइज करना चाहता था, क्योंकि ये अपने आप से इलेक्ट्रॉन को जुदा करना चाहता है। दूर रहो तुम हमसे, पास में मत आओ तुम हमारे, हम तुमको फेंक देंगे उठा के, ऐसा करना चाहता था। यहां पर मान लो कॉपर है, कॉपर, तो कॉपर क्या कर रहा है? Cu2+ है और 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए एंड फाइनली इसने बनाया Cu। तो ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, मतलब खुद को रिड्यूस कर रहा है। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा। बात समझ गए? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मतलब ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी। दूसरी चीज ये कि जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगी, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगी। यह कहानी बहुत इंपॉर्टेंट, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर ज्यादा है तो रिडक्शन पावर ज्यादा होगी। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर ज्यादा है तो रिडक्शन पावर ज्यादा होगी, रिडक्शन पोटेंशियल अगर ज्यादा है तो ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगी। क्या बोल रहे हो सर? हम ये कह रहे हैं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होगा बेटा वो रिड्यूसिंग पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और यहां पर रिडक्शन पोटेंशियल जो होगा, रिडक्शन पोटेंशियल वो ऑक्सीडाइजिंग पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, यहाँ ये बात समझो यार। जिसका, ध्यान से सुनो यार, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है इसका मतलब उसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है, इसका मतलब उसके इलेक्ट्रॉन की लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन को वो लूज करना चाहता है। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन को तो किसी ना किसी को उस इलेक्ट्रॉन को लेना ही है। अगर मैं पैसे दे रहा हूं तो किसको दे रहा हूं? जिसको दूंगा, जिसको मैं पैसे हवा में तो उड़ाऊंगा नहीं ना यार, इतने पैसे तो है नहीं, ऐसी गरीबी चल रही, पैसे तो इतने है नहीं। तो कहने का ये मतलब मेरे कि मैं पैसे फ्री फोकट में तो बांट नहीं दूंगा, मैं किसी पर्सन को ही दूंगा। तो जब मैं किसी पर्सन को दूंगा तो जाहिर सी बात है कि अगर मैं ऑक्सीडाइज हो रहा हूं, अगर मैं अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, अगर मैं पैसे दे रहा हूं तो सामने वाला रिड्यूस होगा कि नहीं? तो अगर मैं खुद को ऑक्सीडाइज करा रहा हूं इसका मतलब मेरी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगी कि नहीं? मतलब मैं दूसरों को ज्यादा रिड्यूस करा सकता हूं, अपना इलेक्ट्रॉन दे करके मैं दूसरों को रिड्यूस करा दूंगा। बात समझे? तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है उसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होती है, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा रहती है। बात क्लियर है? इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा तो इसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा तो इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा। मतलब अगर ये किसी से इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो जाहिर सी बात है कोई देने वाला होगा ना, तो इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगी कि नहीं? क्लियर है? अब बेटा फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, रफ करें। ठीक, आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं ज्यादा टाइम ना लगाते हुए। ज्यादा टाइम है भी तो नहीं सर अपने पास, कहां जा रहा? ठीक,
उसके बाद बात आती है फैक्टर्स की। फैक्टर्स इफेक्ट इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल। कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल को? कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं, वो गधे फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल को इफेक्ट कर देते हैं? तो पहला है नेचर ऑफ मेटल रॉड। भैया कैसा मेटल रॉड है? जाहिर सी बात है कि सारे मेटल रॉड का अपना अलग अलग पोटेंशियल होता है कि नहीं? तो किसी का ज्यादा हो सकता है, किसी का कम हो सकता है। तो उसके बेसिस पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होगा वो ज्यादा हो सकता है, वो कम हो सकता है। रिडक्शन पोटेंशियल जो होगा वो ज्यादा हो सकता है, वो कम हो सकता है। तो बेसिकली अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में हम बात कर रहे हैं, इट मींस दैट कि हम किसके मेटल की नेचर पर डिपेंड करेगा। और दूसरा कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। कंसंट्रेशन ज्यादा है या कंसंट्रेशन कम है, अगर कम रहेगा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम हो जाएगा, अगर ज्यादा रहेगा तो ज्यादा हो जाएगा। बात समझे? तीसरी बात है टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर ऑल्सो, टेम्परेचर पे भी। तो ये तीन फैक्टर्स हैं जिन पे डिपेंड करता है क्या? हमारा इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल। कौन कौन से? मेटल रॉड का नेचर क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन या फिर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तीसरा है टेम्परेचर, थर्ड वन इज टेम्परेचर। तो ये वो फैक्टर्स हैं जिन पे इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल डिपेंड करता है। ठीक है? क्लियर क्लियर क्लियर। अब इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल के कुछ टाइप्स भी होते हैं, जैसे आयन इलेक्ट्रॉड। आयन इलेक्ट्रॉड होते हैं कुछ। आयन इलेक्ट्रॉड किसको बोलते हैं? देखो बेटा, आयन इलेक्ट्रॉन का मतलब है, मान लो मैंने ऐसे लिख दिया Fe2+, फेज डिफरेंस Fe+। तो यहां से यहां पर गया तो इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन लिया या दिया? इलेक्ट्रॉन ले रखा है। अभी इसको मैं आगे समझाने वाला हूं, समझ में आएगा। इलेक्ट्रॉन ले रखा है इसने, अगर लिया है तो क्या हुआ है? रेड्यूस हुआ है। तो यहां देखो कहां से कहां गया? आयन से आयन में ही गया है। कहां से कहां गया? आयन से आयन में गया है। देखो आयन से आयन। क्लियर? उसके बाद से होता है गैस इलेक्ट्रॉड। गैस इलेक्ट्रॉड होता है, गैस आयन इलेक्ट्रॉड, सॉरी गैस आयन इलेक्ट्रॉड ये भी होता है। इसमें क्या होता है सर? गैस आयन इलेक्ट्रॉड में इसमें कुछ ऐसा रहता है बेटा, मान लो Cl2 फेज डिफरेंस Cl नेगेटिव। तो देखो यहां पर क्या किया इसने? यहां जाकर के इलेक्ट्रॉन ले रखा है, तो ये भी क्या हो गया? रिड्यूस हो गया, है ना? ये भी क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। लेकिन देखो ये था गैस और ये है आयन, तो गैस आयन इलेक्ट्रॉड हुआ कि नहीं? Cl2 था गैस और Cl नेगेटिव क्या है? आयन, तो गैस आयन इलेक्ट्रॉड हो गया। तो इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल जो है वो दो तरह का, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉड अलग अलग तरह के होते हैं, आयन इलेक्ट्रॉड हो सकता है, गैस आयन इलेक्ट्रॉड हो सकता है, ये सब हो सकते हैं। ठीक है, रफ करें। ओके, अब बात करते हैं हम सेल नोटेशन की। बात पे आते हैं हम, इसलिए बात पे सेल नोटेशन की बात कर रहे हैं। अगर आवाज आज तेज लग रही हो या फिर ऐसा लग रहा हो कि जल्दी जल्दी बोल रहे हैं तो धीरे धीरे सुन लेना, कौन सी जल्दीबाजी है ना? सेल नोटेशन देखो, सेल को कैसे नोटेट किया जाता है? नोटेशन, मान लो कि मैंने ऐसा लिखा है कि हमारे पास कुछ ऐसा है, Zn ने दिया, Zn2+ बनाया प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर हुआ ऑक्सीडेशन। ठीक है, फिर उसके बाद से हम कह रहे हैं Cu2+ था, उसने 2 इलेक्ट्रॉन लिया और बनाया Cu, यहां क्या हुआ? रिडक्शन। ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन देना, रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन को लेना। अब अगर मैं इस ये हाफ सेल है, ये हाफ सेल रिएक्शन है, ये हाफ सेल रिएक्शन है, दोनों हाफ सेल रिएक्शन है। अब इसको मैं अगर कंबाइंड सेल रिएक्शन बना दूं, मतलब ये फुल सेल की बात करें, हाफ सेल मिलकर के कंप्लीट सेल की बात कर रहे हैं अगर हम, तो यहां से ये गया तो क्या बचने वाला है हमारे पास? हमारे पास बचेगा Zn प्लस Cu2+ एरो Zn2+ प्लस Cu, ऐसा बचेगा। अब इस सेल के, ये जो सेल है पूरा तुम्हारा जो कंप्लीट सेल है, इसको नोटेट करना है हमें, इसको हमको दिखाना है। सेल को क्या करना है? दिखाना है। तो कैसे हम दिखाएंगे, इसका नोटेशन कैसे करेंगे, वो सीखना है हमको। ठीक है, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। कैसे सुनोगे मेरी बात? ध्यान से सुनोगे। चलो देखो, Zn कहां से कहां जा रहा है? Zn जिंक से Zn2+,
मतलब कि जिंक का कैटायन बना रहा है, और कॉपर का कैटायन कॉपर एटम बना रहा है। तो यहां से यहां जाते टाइम पे इलेक्ट्रॉन लूज हुए या गेन हुए? बेटा यहां से यहां तक जाते टाइम पे इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, तो यहां पर होगा ऑक्सीडेशन। यहां से यहां तक जाते टाइम पे इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है, तो यहां होगा रिडक्शन। सही बात है? सही बात है ना? अब आपको इसको शो करना है, तो हमने कहा ई मतलब पोटेंशियल ऑफ द सेल, ठीक है, पोटेंशियल ऑफ सेल, ई सेल इज इक्वल्स टू जिंक की ये रॉड थी और ये है एक्वस सॉल्यूशन में। बताया था ना मैंने तुम लोगों को कि अगर हमारे पास एक ऐसा कंटेनर है और यहाँ जिंक की रॉड है, तो जिंक की रॉड से जिंक ऑक्सीडाइज होकर Zn2+ बनाता है। तो Zn2+ जो है वो किस में है? सॉल्यूशन में है। और जिंक कहाँ है? वो मेटल है, मेटल रॉड है जिंक, तो मेटल का रॉड है, तो वो सॉलिड स्टेट में है। तो यहाँ जिंक से Zn2+ पे जा रहे हो, मतलब Zn से फेज डिफरेंस Zn2+ पे गए तुम। फेज डिफरेंस मतलब कि बेटा ये सॉलिड है और ये एक्वस है, तो ये एक फेज का डिफरेंस आएगा कि नहीं इनके बीच में? ये एक लाइन जो खींच रहे हैं हम ये बता रहे हैं कि Zn जो है वो एक अलग फेज में है और Zn2+ एक अलग फेज में है ना? अब यहाँ देखो, यहां से यहां जाने में इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, मतलब हम कहेंगे कि यहाँ ऑक्सीडेशन हो गया। अब फिर दूसरी बात, कॉपर कहां से कहां जा रहा है? Cu2+ से Cu पे जा रहा है, मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। 2+ से 2U है, इसका मतलब कि 2+ से Cu पे बन गया वो, मतलब यहाँ पर 0 चार्ज हो गया, इसका मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। 2+ से Cu जाने पर उसने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। तो एक दूसरा कंटेनर लेंगे, उसमें हमने क्या किया? CuSO4 का सॉल्यूशन ले लिया, कॉपर सल्फेट, और एक रॉड डाल दी, किसकी? Cu की एक रॉड डाल दी, ठीक है। अब हो क्या रहा है? यहां से ये यहां पर Cu बना रहा है, बात समझ रहे हो? तो ये क्या हो रहा है? रेड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है? रेड्यूस हो रहा है, मतलब Cu2+ से हम Cu पे गए, तो हम लिखेंगे Cu2+ फेज डिफरेंस Cu। क्या इनके बीच में फेज डिफरेंस नहीं है? बिल्कुल है, ये दूसरे फेज में है, ये एक अलग फेज में है, तो इसी वजह से एक लाइन खींच दी, इनके बीच में फेज डिफरेंस बना दिया। अब हमने इन दोनों सॉल्यूशन को किससे जोड़ा था? सॉल्ट ब्रिज से जोड़ा था कि नहीं? एक सॉल्ट ब्रिज लगा दिया था और इन दोनों को जोड़ दिया था। तो सॉल्ट ब्रिज जो है वो इन दोनों को इंटरकनेक्ट कर रहा है, तभी तो तुम्हारा कंप्लीट सेल बनेगा। क्या समझ रहे हो भाई? सॉल्ट ब्रिज जो है वो इन दोनों को इंटरकनेक्ट कर रहा है, तभी तो तुम्हारा कंप्लीट सेल बन पाएगा, अदरवाइज कंप्लीट सेल नहीं बन पाएगा। बात समझना। तो सॉल्ट ब्रिज जो है वो इसमें भी है और इसमें भी है, मतलब कि 2 लाइन, मतलब कि डबल फेज ऐसे 2। तो ये हो गया नोटेशन का तरीका, ये हमने नोटेट कर दिया, देख लो, ये है नोटेशन का तरीका। फेज Cu2+ सिंगल फेज Cu, डबल फेज मतलब सॉल्ट ब्रिज लगा है बीच में, इन दोनों के बीच में सॉल्ट ब्रिज लगा है, उसको दिखाओगे कि नहीं? और ये फेज डिफरेंस है, ये फेज डिफरेंस है, और ये सॉल्ट ब्रिज। ये हो गया सेल नोटेशन। क्या नोटेट कर लो क्या आप लोग सेल को? कैन यू नोटेट बेटा? यस सर, कर लेंगे। चलो ठीक है बेटा, अब ये सेल पोटेंशियल और ईएमएफ जो है ना, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। तो मस्त एकदम पढ़ाई करते रहो, बिंदास रहो, खाओ पियो एकदम चैन से, और विदाउट एनी टेंशन, एकदम सारी टेंशन हम लोगों के ऊपर छोड़ दो। टीचर लोग हैं, आप लोगों की टेंशन लेने के लिए कितना बोल रहा हूं मैं, बहुत ज्यादा बोल रहा हूं। ओके, टेक केयर, गुड नाइट, थैंक यू सो मच।